Assalamualaikum dear students, we are going to start our new chapter today, that is cell division and inheritance. जिनके पास 4th एडिशन है उसमें सेल डिवीजन का अलग सेपरेट चैप्टर है और बाकी जो है वो अलहदा है, जबकि जिनके पास 5th है उसमें कंबाइन है। उसमें से कुछ टॉपिक्स जो कि 5th एडिशन में मिसिंग है, कुछ 4th में मिसिंग है, लेकिन मैं आपको दोनों का लेक्चर डिलीवर कर दूंगी। तो फिर जिसके पास जिस एडिशन में जो कुछ मटेरियल मिसिंग है वो किसी फ्रेंड से लेके या उसको प्रिपेयर कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर के इस चैप्टर में हमने जिन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है उसमें से फर्स्ट वन है क्रोमोसोम्स कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। Chromosomes may be represented differently in males and females. However, the number of chromosomes is constant for a given species. उसके बाद इस चैप्टर में जो चीज़ शामिल है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन as you know is of two types, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है, सोमैटिक सेल्स की डिवीजन, और मियोसिस है जो कि गैमेट्स की फॉर्मेशन है। माइटोसिस और मियोसिस को हम इस चैप्टर में सेपरेटली स्टडी नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी आपके प्रैक्टिकल के लेक्चर के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्रैक्टिकल के लेक्चर्स को जब आपने प्रिपेयर करना है, साथ उसका थ्योरी के पोर्शन में माइटोसिस एंड मियोसिस को आपने विद डिटेल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर लेना है। Meiosis क्या है? Meiosis is the form of cell division that results in the formation of gametes. It reduces the chromosome number by half and allows for the random distribution of one member of each pair of parental chromosome to the offspring. और इस तरह से क्या होता है, ऑफस्प्रिंग तक पेरेंट का जेनेटिक मेकअप इक्वली पहुंच जाता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसके बाद सेल डिवीजन के बाद जो अगला टॉपिक है या अगला जो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो है डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, डीएनए कैसे रिप्लिकेट करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। आपको पता है हम डीएनए को कहते हैं कि दिस इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ सेल। डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है। डीएनए इंफॉर्मेशन सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। And as you know, ribosomes are factory of proteins. यानी कि by the process of translation, proteins की assembly होती है कहाँ पे, राइबोसोम्स के ऊपर, और ये बेस करती है उस इंफॉर्मेशन पे that comes from DNA in the form of messenger RNA. Changes in DNA and chromosome increase the variation within a species and account for evolutionary change. इसलिए डीएनए में जो चेंज आती है या क्रोमोसोम में जो चेंज आती है वो स्पीशीज में वेरिएशंस उसकी वजह से राइज होते हैं और एवोल्यूशन टेक्स प्लेस होती है। Many alternative forms of a gene यानी कि alleles may exist in a population and these alternative forms may interact in different ways. Next concept जो हमने स्टडी करना है, patterns of inheritance observed at an organismal level are explained at molecular level by presence or absence of functional enzymes. प्रोटीन्स
जिनकी फॉर्मेशन होती है राइबोसोम्स पे, वो या तो स्ट्रक्चरल होती हैं या फिर फंक्शनल होती हैं। स्ट्रक्चर जैसे कि मसल्स की प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, और फंक्शनल जैसे कि एंजाइम्स। आपकी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल फंक्शंस हो रहे हैं उन सब को एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। लास्ट कंसेप्ट जो हमने स्टडी करना है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ पे हमने फोकस करना है या जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज essential for life. Each organism exists solely because its ancestors succeeded in producing progeny that could develop, survive and reach reproductive age. कि आज आपको जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि उनके जो इंसेस्टर्स हैं वो सक्सेसफुल हुए अपने ऑफस्प्रिंग छोड़ने में, और उनका जो उन ऑफस्प्रिंग के सरवाइव करने के लिए की वजह से कि वो सरवाइव किए और रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचे और फिर उन्होंने नेक्स्ट अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए। अगर हम इंतहाई बेसिक लेवल पे रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट्स इन्वॉल्व अ सिंगल सेल रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। कि रिप्रोडक्शन क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म रिप्रोडक्शन की ये है कि एक सिंगल सेल अपने जैसा एक और सेल प्रोड्यूस कर ले। आप जानते हैं कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में। फॉर अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेलुलर रिप्रोडक्शन आल्सो रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म। अगर तो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर तो फिर सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक होल न्यू ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन है वो हुई है। बट अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है तो फिर सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ, रिपेयर, यानी कि जैसे कोई आपको वूंड आ जाता है तो उसकी हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग का काम करने के लिए भी सेल डिवीजन होती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल्स दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस, जो ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के काबिल बनाते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन को मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफाइन करें तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द सेल्स यूनिक कैपेसिटी to manipulate large amount of DNA. DNA की नेक्स्ट एबिलिटी टू रेप्लिकेट, कि अपने जैसा और DNA बनाने की एबिलिटी, एंड DNA's ability to carry information that will determine the characteristic of cells in the next generation. मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम सबसे पहले इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि सेल के अंदर ये एक यूनिक कैपेसिटी है, वो डीएनए की लार्ज अमाउंट को कैरी करता है और फिर उस डीएनए में ये सलाहियत है कि वो रेप्लिकेट कर सकता है, एंड डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी करता है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ how biological information is transmitted from one generation to the next, यानी कि जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डीएनए से इंफॉर्मेशन जाती है, वो इंफॉर्मेशन जाती कैसे है, इस प्रोसेस की स्टडी का नाम है जेनेटिक्स। Molecular genetics provides biochemical explanation of how this information is expressed in an organism. कि किस तरह से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग होती है, वो एक्सप्लेन होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। इट होल्ड द की टू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, और वो
नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कैसे होती है, ये सारा अंडर आता है किस चीज़ के, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के। Information carried in DNA is manifested in the kinds of proteins that exist in each individual. कि DNA में जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो शो होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। Proteins contribute to observable traits. ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स जैसे कि हमने पहले बात की कि अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो फिनोटाइप में जाहिर हो जाएगी, जैसे कि आई कलर है एंड हेयर कलर है। एंड अगर वो फंक्शनल प्रोटीन है तो फिर वो बॉडी के किसी ना किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करेगी, जैसे कि एंजाइम्स दैट रेगुलेट द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स within certain environmental limits. Animals are what they are by the proteins that they synthesize. कि कुछ environmental effects के अलावा एनिमल्स जो प्रोटीन्स बनाने के काबिल हैं वो वैसे ही नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। Reproduction involves passing DNA between individuals, and this is called classical approach to genetics. इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है ग्रीगर मेंडल का, जिसने 19th सेंचुरी में ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स की इनहेरिटेंस पे काम किया। Gregor Mendel began a genetics revolution that has had a tremendous effect on biology and our society. Genetic mechanisms explain how traits are passed between generations. They also help explain how species change over time. Genetic and evolutionary themes are interdependent in biology, and biology without either would be unrecognizable from its present form. Genetic technologies have tremendous potential to improve crop production and health care. जेनेटिक इंजीनियर से प्लांट्स की बहुत सारी नई फार्म, नई वैरायटीज़ आ चुकी हैं जिनकी प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही हेल्थ के फील्ड में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आ चुकी हैं, बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा चुका है। बट सोसाइटी मस्ट डील विद इश्यूज रिलेटेड टू होल ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। जैसे हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसानात, ऐसे ही जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी कुछ इश्यूज रिलेटेड हैं। उसमें एक होल ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग का है, सेकंड जो इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मॉडिफिकेशन करके उनको एज अ बायो वेपन्स यूज़ किया जाता है वारफेयर में। एंड द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक टेक्नोलॉजीज टू ह्यूमन, या ह्यूमंस में कुछ ट्रेड्स को चेंज करने के लिए जेनेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है, इस पे अभी तक बहुत सारे इश्यूज हैं। दिस चैप्टर introduces principle of cell division and genetics that are essential to understanding why animals functions as they do. इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मकसद ये है कि एनिमल्स जैसे फंक्शंस करते हैं वो वैसे क्यों करते हैं, and it provides the background information to help you understand the genetic basis of evolutionary changes. जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, सबसे पहले हमने क्रोमोसोम्स को डिस्कस करना है इस चैप्टर की स्टडी में। तो हम बात करते हैं हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की। डीएनए क्या है? इट इज़ जेनेटिक मटेरियल।
and it exists with protein in the form of chromosomes in eukaryotic cells. कैसे? During most of the life of cell, chromosomes are in highly dispersed state called chromatin. न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटन की फॉर्म में मौजूद होता है. During these times, units of inheritance called genes may actively participate in the formation of protein. लेकिन जैसे हमने मियोसिस और माइटोसिस की स्टडी में देखा, जैसे ही सेल डिवाइड करने की फेज में आता है तो क्रोमेटिन कंडेंस एंड कॉइल होके क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है. Chromatin consists of DNA and histone proteins. This association of DNA and protein helps with the complex jobs of packing DNA into chromosomes and regulating DNA activity. There are 5 different histone proteins are present. Some of these may form core particle and other form or act as linker protein or linker particle. DNA wraps in a coil around the protein, a combination called nucleosome. Histone and DNA मिलके बनाते हैं nucleosome. A fifth histone, sometimes called linker protein, is not needed to form the nucleosome but may help anchor the DNA to the core and promote the binding of the chain of nucleosome into a cylinder. एक सिलेंडर की फॉर्म में उसको कॉइल करने में हेल्प करती है. Further folding and addition of protective proteins result in formation of chromosome during mitosis and meiosis. Not all chromatin is equally active. सारा chromatin equally active नहीं होता. Some human genes, for example, are active only at specific time period, that is, at adolescence. In other cases, entire chromosome may not function in particular cells. Inactive portions of chromosomes produce dark bending pattern with certain staining procedure and thus are called heterochromatic region, whereas active portion of chromosomes are called euchromatic regions. Here you can see DNA एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, डीएनए जब कोर प्रोटीन्स के साथ मिलता है तो इसकी उसके ऊपर कॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है. ये फिफ्थ प्रोटीन, फिफ्थ हिस्टोन एक्ट करती है एज अ लिंकर प्रोटीन. डीएनए रैप हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर. 4 हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए की कॉइलिंग हुई होती है. तो यहाँ आप देख सकते हैं डीएनए एंड हिस्टोन मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो है न्यूक्लियोसोम. एंड उसकी जो फर्दर कॉइलिंग होती है उससे क्या बनता है, एक इंडिविजुअल फाइबर विद इन सुपर कॉइल. इंडिविजुअल फाइबर्स की मजीद फोल्डिंग होती है, मजीद सुपर कॉइलिंग होती है और वो सुपर कॉइलिंग इवेंचुअली गिव राइज करती है किस चीज को, क्रोमोसोम को. इनके क्रोमोसोम के एक छोटे से पोर्शन के अंदर कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग हुई होती है क्रोमेटिन के इंडिविजुअल फाइबर्स की. और क्रोमेटिन बना होता है किस चीज से, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से. डीएनए प्रोटीन्स के ऊपर रैप्ड होता है. उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है. एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ लिंकर प्रोटीन के साथ कनेक्टेड होता है और अगर उसकी अनफोल्डिंग की जाए तो फिर नजर आता है हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.